नमस्कार, बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी देखने को मिल रही है, जिसके चलते देश भर में एक दिन में कोरोना के 8013 नए केस सामने आए और 119 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। वहीं देश में कोरोना से 16,765 लोग ठीक हुए। फिलहाल अगर हम बात करते हैं कोरोना के रिकवरी रेट की, तो 98.56% पहुंच गया है। कोरोना को लेकर के राहत भरी खबर यह सामने आ रही है कि लगातार देश में जो कोरोना की स्थिति थी, जो लगातार रफ्तार पकड़ रखा था कोरोना के आंकड़ों ने, अब उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक लग चुका है। लगातार आंकड़ों में कमी आती चली जा रही है। 119 लोगों की कोरोना के चलते अभी तक जान गई है और कोरोना के 8013 नए केस एक दिन में सामने आए हैं। तो लगातार स्थिति काबू में आ चुकी है और आंकड़ों में लगातार कमी आती चली जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हरियाणा में भी हर रोज कोरोना के मामलों में कमी आती चली जा रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 360 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हुई है और 383 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का जो रिकवरी रेट है वो 98.70% पहुंच गया है। वही अगर हम बात करते हैं गुरुग्राम की, तो 172 केस सामने आए हैं। फरीदाबाद का अगर रुख किया जाए तो 33 मामले सामने आए और हिसार में 36 कोरोना के मामले सामने आए। पलवल का अगर रुख किया जाए तो 26 केस मिले हैं और महेंद्रगढ़ में 14 नए मामले सामने आए हैं। तो आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और हरियाणा की भी यही स्थिति। हरियाणा में भी लगातार आंकड़ों में गिरावट आ रही है, केस लगातार कम मिलते चले जा रहे हैं और यहां पर राहत की बात यह भी है कि जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ रहा है। अगर हरियाणा के रिकवरी रेट की हम बात करते हैं तो 98.70 रिकवरी रेट यहां पर पहुंच चुका है। वहीं गुरुग्राम में 172 केस मिले हैं, 33 फरीदाबाद से सामने आते हैं और हिसार की अगर बात की जाए तो 36 नए मामले सामने आए हैं। यूक्रेन रूस के बीच बिगड़ते हालातों के चलते चीन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन, सामाजिक संगठन और छात्र मौजूद रहे। इस दौरान सरकार से भारतीय नागरिकों और छात्रों को सकुशल भारत लाने की मांग करी गई है। वहीं हाल ही में लौटे चीन के एक छात्र ने बताया कि यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी से कोई मदद नहीं मिल रही है। भारतीय छात्र -15 डिग्री के बीच बिना छत के रहने को मजबूर हैं। ना यूक्रेन के अधिकारियों ने और ना ही भारत के अधिकारियों ने उनको ठोस मदद मुहैया करवाई है। छात्रों के हालात बहुत ज्यादा बुरे हैं। छात्र अपने स्तर पर एनजीओ की मदद से काम चला रहे हैं। तो यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला है। हाथ में पोस्टर लेकर के यहां पर प्रदर्शन किया गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी पूरी तरीके से फेल साबित हो रही है, ऐसा कहना है छात्रों का। वापस लाओ, वापस लाओ। युद्ध नहीं, शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या है, बेसिकली हमारी एक टीम थी वहाँ पे 40 बच्चों की, जो वहाँ पे मतलब ये लगा लीजिए बच्चों की मदद किया करती थी, इंडियंस बच्चों की। तो जब ये वॉर चालू हुई तो हमने उस टीम को मतलब एज ए रेस्क्यू ग्रुप टीम के अंदर कन्वर्ट कर लिया, जिसमें से 5-10 बच्चे हमारे इंडिया में भी थे, जैसे मैं हूँ। तो हमने वहाँ पे क्या किया, बच्चों के ग्रुप्स बनाए गए। क्योंकि वहाँ पे एम्बेसी की तरफ से कोई मदद नहीं दी जा रही है। पहले क्या हुआ, एम्बेसी जो कीव में गए हुए थे बच्चे, वे वहीं की वहीं फंस गए जहाँ पे ट्रेन है। तो एम्बेसी ने क्या किया, उनको स्कूल के अंदर बिठा दिया है। ना उनके पास खाना है ना पानी है। सोचो, एम्बेसी के बगल के अंदर स्कूल है, वहाँ पे ना उनको खाना पानी दिया जा रहा है, कुछ नहीं दिया जा रहा। तो एम्बेसी की मदद ना मिलने के बाद हमने बच्चों को बसें करवाई, पोलैंड बॉर्डर पे भेजा, सब कुछ किया। अब उसके बाद ये देखिए, यहाँ पे मेरा पेज है टर्नोपिल डायरी। यहाँ पर से मतलब ये सारे एनजीओ से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसको हम 8 जने मिलकर चलाते हैं वहाँ पे। तो हमारे ऊपर मतलब लगा लीजिए, हम वहाँ के 1100 बच्चों का हमने वो उठाया है। तो 1100 बच्चों को हम निकाल रहे हैं वहाँ से। ऐसा जी, एक तो हम दुनिया में कहीं भी युद्ध नहीं चाहते। हम चाहते हैं दुनिया में पूरी तरह शांति हो और किसी तरह के कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और युद्ध पे जो आज ये रूस ने जो चालू कर रखा है, देखिए रूस भी एक तरह से बड़ी ताकत है और नाटो जो है, नाटो का मुख्य संचालन कर रहा है अमेरिका। और दुनिया में कहीं अशांति है, मेरा मानना ये है, उस अमेरिका का योगदान होता है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। और नाटो का जो हस्तक्षेप किया जा रहा था वो यूक्रेन को एक तरह से मोहरा बना के जो नाटो का विस्तार करने की योजना थी अमेरिका की, वो बिल्कुल गलत है।
और उस गलत के कारण फिर उसने रूस ने जो किया है वो गलत है। हालांकि हम देख रहे हैं मॉस्को के अंदर रूसी नागरिक जो है अपनी सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं दुनिया में कहीं भी हमला होता है उसकी जो जनता है वो अपनी सरकार का विरोध करे। सामाजिक सद्भावना का मुख्य जो है उद्देश्य ये है कि समाज में कॉमनवेल हार्मोनी हो, सभी जो है मिलजुल के रहे, किसी भी जो है कोई भी ऊंच नीच ना हो। और उस उद्देश्य से हमने जो जितने भी अभिभावक थे उनसे कांटेक्ट किया और जो बच्चों को वहाँ भेजते हैं उनसे किया। अगवे सामाजिक सद्भावना मंच ये चाहता है कि जितने भी बच्चे हैं हमारे भारतीय, इवन सारे भारतीय, सरकार ने पहले भी ढिलाई की है लेकिन अब सब काम छोड़ के जैसे जो एरोप्लेन है वो ज़्यादा संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि 1-2 महीने का जो ये प्रोसेस हुआ तो बहुत से बच्चे वैसे ही बीमार होकर उनको वो हो जाएगा, वो ज़्यादा भयभीत होंगे। तो हम भारत सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज भेजकर हमारे बच्चों को, हमारे नागरिकों को यहाँ लाया जाए। और सामाजिक सद्भावना मंच ये भी संदेश देता है कि युद्ध जो है कोई समस्या का हल नहीं है। बीजेपी ने पूरे प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के रूप में मना करके श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री विपुल गोयल सोहाना जिले के हुंडसी मंडल में पहुंचते और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित करके पुष्प अर्पित किया। इस दौरान मंत्री ने शहीद वीर सपूतों और जवानों को नमन किया। साथ ही साथ अपने संबोधन में कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जीवन ही नहीं बल्कि बलिदान भी प्रेरणा देने वाला है। शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। युवा उनके जीवन से प्रेरणा ले, वहीं शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। साथ ही साथ कहा कि बीजेपी की सरकार में ही शहीदों को सम्मान मिल रहा है। पीएम मोदी आत्मनिर्भर नए भारत के निर्माता हैं जो सबका सम्मान, सबका विकास की बात करते हैं। वहीं मंत्री विपुल गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले की सरकारें के जो नेता थे वो शहीदों का गुणगान नहीं बल्कि एक ही परिवार के गौरव गान में लगे रहते थे। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक वरिष्ठ भाजपा नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। आयुर्वेदिक संस्थाओं की जानकारी भी है। साथियों, पिछले 7 वर्षों में देश में बलिदान दिवस और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो मन की बात है उसका 85वां एपिसोड आज यहाँ पर मन की बात जो पिछले 7 साल से कार्यक्रम चल रहा है वो सुनने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। और मैं सबसे पहले तो इस महान धरती को, जो भौंडसी गांव है, बड़ा ही ऐतिहासिक गांव है और मैं भी फरीदाबाद से आता हूं तो इसलिए भौंडसी के बारे में और जो भौंडसी का इतिहास रहा है उसको भी अच्छे तरीके से जानता हूं कि किस तरीके से यहाँ के वीरों ने शहादत दी। और गांव के बाहर एक शिलालेख भी उनकी याद में यहाँ पर बना हुआ है जिसमें जिन जिन पहले विश्व युद्ध में, दूसरे हमारे जो पाकिस्तान से जो युद्ध हुआ, जितने भी युद्ध हुए, जितने लोगों ने शहादत दी उनका वर्णन भी यहाँ पर किया हुआ है। से ऐसे ही लाभ उठा रहे हैं। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी आयुर्वेद के बहुत बड़े प्रशंसकों में से एक है। फरीदाबाद में पंडित चंद्रशेखर आजाद का बलिदान दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन हुआ जिसमें सीएम के मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकेश वरिष्ठ और विधायक नीरज शर्मा ने माल्यार्पण करके आजाद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर एक भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ भी हुआ। इस कार्यक्रम में अनेक दलों और संगठनों ने शिरकत की। ये शोभा यात्रा पर्वतीय कॉलोनी जलघर से शुरू होकर शहीद भगत सिंह चौक पर पहुंची। वहीं शोभा यात्रा के दौरान लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। समापन समारोह के दौरान शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान को याद किया जाता है। इस मौके पर विधायिका सीमा तरखा भी मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि आजाद जैसे बलिदानियों की वजह से ही हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है और मैं जिस कार्यक्रम में खड़ी हूँ ये हमारे शहर के गोरक्षा दल के द्वारा मनाया जा रहा है। और आज पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी, जिसमें हमारे आदरणीय नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय धनखड़ जी, उन लोगों ने इसकी जिम्मेवारी हमारे किसान मोर्चा को दी है और विभिन्न स्थानों पर मनाया जा रहा है।
मैं सोचती हूँ कि अचानक से, जिसे मैं बोलूँगी क्यों ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, क्योंकि लंबा समय हो गया मैंने किसी भी सरकार में शहीदों के प्रति सम्मान सभी का है, लेकिन उनकी जयंती या बलिदान दिवस को सार्वजनिक रूप से मनाने का कभी कार्यक्रम होते हुए कम देखा या ना देखा। हमारे साथ हैं आदरणीय गंगासागर मिश्र जी, उनसे बात करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, आज़ाद की मूंछों के बारे में, आज़ाद के जो यज्ञोपवीत है जिन्हें उसके बारे में, कि वो क्या हमें प्रेरणा देते हैं। बाबू जी, हर खबर पे आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। तो आज चंद्रशेखर आज़ाद का बलिदान दिवस है, तो हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं इनसे? देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन में जो उन्होंने रहा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। और इसी भावना को लेकर के चंद्रशेखर आज़ाद ने केवल अपना ही बलिदान नहीं दिया, उस समय के पीढ़ी के सभी युवकों को प्रेरणा स्रोत रहे। और निश्चित ही आज के इस अवसर पर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा समाज के प्रत्येक वर्ग का, और ये जो आयोजन ब्राह्मण समाज और गौरक्षक दल ने किया है, मैं विशेष रूप से उनका आभारी हूं कि समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर के चंद्रशेखर के बारे में, जीवन के बारे में प्रेरणा देने के काम जो किए हैं, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज के समय में चंद्रशेखर आज़ाद उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज़ादी से पहले थे। प्रत्येक युवक में वो ललक रहे अपने देश के लिए कि कोई भी अगर तोड़ने की कोशिश करेगा, युवा आगे आकर के ऐसी शक्तियों को परास्त करेगा और देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। निश्चित ही चंद्रशेखर आज़ाद की जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक क्षण आज हम सबको प्रेरणा देता है, और उनका ललाट चेहरा, मूंछों पर देता हुआ ताव, घड़ी के समय की समयबद्धता और जनेऊ जो प्रतिबद्ध करता था कि हम धर्म के आधार पर संस्कार को लेकर के देश को आगे बढ़ेंगे, वो हम सभी के लिए प्रेरणा का। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। खबर सोनीपत से है, जहां नगर निगम अधिकारियों ने पूजा कंसोलिडेशन कंपनी को सोनीपत की सफाई का टेंडर दे दिया था, लेकिन सफाई कंपनी ने नगर निगम के खाते पर ही डाका डाल दिया और सफाई कर्मचारियों को अधिक कर्मचारी दिखाया और 2% से 15% वजन दिखा करके 22 लाख का घोटाला कर दिया। वहीं इस मामले में अभी तक पुलिस किसी भी कर्मचारी और कंपनी मालिक की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। साथ ही साथ पुलिस का यह भी कहना है कि जांच जारी है। और आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने बड़े आरोप लगाते हुए बताया कि बीजेपी के बड़े नेताओं का हाथ कंपनी के ठेकेदार पर है, इसलिए पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। कंसोलिडेशन का कंपनी का जो मालिक है राजकुमार हुड्डा, इसने घपला ये कर रखा है कि जो भी इसने सफाई के ठेके लिए हैं या ये जेबीएम कंपनी के अंडर में सबलेट करके ठेका लेकर काम करने लग रहा है, नगर निगम पानीपत, नगर निगम सोनीपत, म्युनिसिपल कमेटी समालखा, म्युनिसिपल कमेटी गनौर के अंदर में भी, और पूरे हरियाणा के अंदर जो है विभिन्न नगर पालिकाओं के अंदर, नगर निगमों के अंदर, इसमें इसने क्या कर रखा है घपला कि जो टेंडर एग्रीमेंट की शर्तों के मुताबिक जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी दिखाने होते हैं, शो करने होते हैं ड्यूटी पे, वो इसने पूरे नहीं लगाता। ये सिर्फ 30-35% ही कर्मचारी, सफाई कर्मचारी लगाता है। बाकी जो है 60-70% की जो सैलरी है हर महीने वो करोड़ों रुपए की बनती है, वो अधिकारियों से मिलके, बीजेपी के लीडरों से मिलके सांठ गांठ करके उसको ये लोग हड़प जाते हैं, डकार जाते हैं। झज्जर के बहादुरगढ़ में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद है। मामला बहादुरगढ़ बादली रोड का है, जहां हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 50 करोड़ से भी ज्यादा की कीमत की सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर पुराने मालिकों का कब्जा है। लोगों की माने तो हुड्डा ने अपनी जमीनों पर कब्जा लेने का काम ही नहीं किया, जिसका फायदा उठाकर भूमाफियाओं ने जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और गलत तथ्य और गलत कागजों को दिखा करके आम लोगों से भी लाखों करोड़ की ठगी कर रहे हैं। हकीकत यह है कि इस मामले में अब तक विभाग ने ना तो दोषी अधिकारियों और ना ही कब्जाधारियों के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाई है। कहीं ना कहीं किसी भी बड़ी मिली भगत की यहां पर बात सामने आ रही है। वहीं जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने मामले की जांच करवाने की बात कही है।
तो इस मामले की मैं जांच कर रहा हूँ कि वो हाई कोर्ट से लोगों की जमीन रिलीज हो गई थी, उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस डाला हुआ है और वहाँ पर कोई स्टे वगैरह है, तो वो देख के और यदि ऐसे इंतकाल हुए हैं तो उनको इमीडिएटली रिवर्ट करने के लिए माननीय कलेक्टर महोदय को लिखा जाएगा। हालांकि मेरे नोटिस में ऐसा कोई इंतकाल अभी तक नहीं आया। देखिए, मामला मेरे संज्ञान में आया है तो मैं HSCP के जो अधिकारी हैं उनसे इसकी पूरी विस्तृत विवरण लेकर के और जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनेगी वो करेंगे। साइबर सिटी गुरुग्राम में अपराधियों के हौसले बुलंद है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है, जहां सुबह करीब 3 बजे एक CNG पंप पर अज्ञात हमलावरों ने पंप के मैनेजर, ऑपरेटर और फिलर की चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर समेत आला अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं ट्रिपल मर्डर मामले में पुलिस के हाथ इसलिए भी खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि हत्या से ठीक पहले पंप पर लगे CCTV कैमरे बंद कर दिए गए। वहीं इस वारदात से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस के लिए यह वारदात नाक का सवाल न बन जाए, क्योंकि बीते 3 दिनों में गुरुग्राम में ये तीसरी बड़ी वारदात है। लोगों की माने तो बीते 3 दिनों में 5 हत्याएं हो चुकी हैं। गुरुग्राम में अपराधी बेलगाम हैं, जो पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर दम है तो पकड़कर दिखाएं। मेरे पास में फोन आ रहा था कि तुम पंप पे जल्दी आ जा, तो एक में तो 3 मर्डर हो गए। मैं मजाक समझ भाग के मेरे भाई मार दिया। क्या नाम था भाई का? नरेश कुमार। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के गांव कुमरोड पड़ता है। उम्र मेरे भाई की 21 साल। क्या करते थे? फिलिंग करते थे। फिलिंग करते हैं भाई। कुछ बताया पुलिस ने किसने मार दिया? कि किसी ने भी कुछ नहीं बताया, कि पता नहीं लगा क्या सूचना मिली तुम्हें, क्या जानकारी? सर हमें फोन आया कि कुछ हो गया है, फोन करके देखो। अच्छा। सर हम सो रहे थे। सर कॉल करी तो इसने फोन नहीं उठाया, हम डायरेक्ट यहीं आ गए सर। फिर अच्छा, तो यहाँ देखा तो भाई हमारा उस साइड पड़ा था, उसके चक्कू लगे हुए हैं यहाँ कर शरीर में। अच्छा। और दो बंदे हो वो भी जान से मरे पड़े। एक फिलर है, एक मैनेजर है और वो ऑपरेटर था। तो पुलिस ने क्या बताया? सर कुछ नहीं बता रहे, पुलिस वाले बात ही नहीं करने दे रहे, ना कुछ बता रहे, पूछ भी रहे उनसे कुछ। भूपिंदर कुमार सर 21-22 साल का था सर। कहाँ के रहने वाले हो? सर बुलंदशहर के, गांव ढकरौली, खानपुर, जिला बुलंदशहर। 4 साल हो गए सर। तो ये पता चल पाया कि किसने मारा है उसको? सर पता नहीं चला कुछ भी। सूचना मिली थी कि एक साथ वाले पंप पे कोई लड़का आके गिरा है, उस पे पुलिस मौके पे पहुंची थी और यहाँ आने पे ये पाया है कि एक CNG पंप है और उसके साथ एक पंप और है नॉर्मल, और 2 डेड बॉडी भी हमें CNG पंप पे मिली है। और जो तीसरा लड़का है वो भी यहीं काम करता था, वो इंजरी होने की वजह से भाग के वहाँ गया था और उसकी भी डेथ हो गई। ये तीनों इसी पंप पे काम करने वाले लड़के हैं, CNG पे ही, और एक मैनेजर है, एक ऑपरेटर है, एक फिलर है। क्या कुछ लूट की आशंका? प्राइमा फेसी तो हमने चेक किया है और जो मालिक ने बताया है कि कैश कोई नहीं गया है, तो हम बाकी सब एंगल से इस पे देख रहे हैं। जो वेपन है वो मिल पाया सर मौके से? अभी जांच चल रही है, अभी इंस्पेक्शन चल रही है। CCTV कैमरा कुछ वो चेक कर रहे हैं। गुरुग्राम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला सोहाना पलवल रोड के पास सिलानी गांव का है, जहां एक ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया और बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं अफरा तफरी के चलते ट्रक चालक घटनास्थल से फरार हो जाता है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत वापस लाया जा रहा है। 198 और छात्रों को बुखारेस्ट से दिल्ली लाया गया। तो वहीं पलवल के गांव गड़ी पट्टी के रहने वाले दीपक और उसकी बहन भी यूक्रेन से वापस आ गए हैं, जिसके बाद परिवार और गांव ने उनका स्वागत किया है। दोनों के दिसंबर 2021 को यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन जब से यूक्रेन पर हमले की खबरें आ रही थी तभी से परिवार चिंता में था। दोनों भाई बहनों ने बताया कि रात के समय जब वो सो रहे थे तब सब कुछ शांत था, लेकिन सब सुबह जब वो सोकर उठे तो पता चला कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला हो चुका है।
परिवार भी चिंता कर रहा था, लेकिन जब से दोनों लौटे हैं तब से परिवार ने राहत की सांस ली है। प्रधानमंत्री का धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरे बच्चे जैसे सही सलामत अपने इंडिया वापस आ गए, ऐसे सभी माँ के बच्चे इंडिया वापस आए। बहुत डरावने हालात थे। हमारे 2 ही बच्चे थे, हमने दोनों एक यूनिवर्सिटी में MBBS के लिए भेजे थे, तो माँ की तो चिंता इतनी है। बस यही कि तो हम अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने मतलब बहुत व्यवस्थाएं की कि हमें यहाँ सेफली अपने यहाँ पहुँचा दिया। बाकी उनका बहुत बहुत है। बाकी वहाँ की हमारी यूनिवर्सिटीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भी बहुत कुछ किया हमारे लिए। और ये भी है कि जो बच्चे वहाँ हैं उन्हें भी यहाँ पहुँचा दें, ये भी हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वहाँ जितने भी बच्चे फंसे हों उन्हें भी वहाँ से निकाल दें। सबसे पहले तो हम गवर्नमेंट को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम यहाँ सेफली पहुँच चुके हैं और अब हम सब बहुत खुश हैं, एकदम बहुत सेफली फील कर रहे हैं। तो आप कैसे पहुँचे, किस तरह से वहाँ आपकी सहायता की? सब कुछ हमारी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत हेल्प किया हमें पहुंचाने में और गवर्नमेंट ने भी बहुत हेल्प किया है, तो हम यहाँ बहुत सेफली पहुंच गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, राम रहीम की फरलो खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, राम रहीम की फरलो खत्म। सुनारिया जेल वापस लौटा राम रहीम। कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल लाया गया। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी। 7 फरवरी को फरलो पर जेल से बाहर आया था राम रहीम, लेकिन अब फरलो खत्म हो चुकी है और वापस सुनारिया जेल भेज दिया गया है राम रहीम को। कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल लाया जाता है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी। आपको बता दें 7 फरवरी को राम रहीम की फरलो शुरू हुई थी और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से सुनारिया जेल राम रहीम को भेजा गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल वापस पहुंचाया गया। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी। 7 फरवरी को फरलो पर बाहर आया था। आपको बताते चले 21 दिन की फरलो खत्म हो चुकी है राम रहीम की और अब वापस सुनारिया जेल राम रहीम को भेज दिया गया। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को वापस सुनारिया जेल भेजा गया है। रोहतक से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुनारिया जेल वापस लौट चुका है राम रहीम। कड़ी सुरक्षा के बीच राम रहीम को जेल वापस भेजा गया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली थी। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।